शुक्रिया कॉमरेड। हेलो, अपना बात शुरू करने से पहले जो 11 साथी भूख हड़ताल में बैठे हैं और जो साथी यहाँ पे मौजूद है, इस आंदोलन में मौजूद है, आप सारे लोगों को सैल्यूट करके मैं अपना बात शुरू करना चाहूँगी। वो इसलिए भी, जैसे कॉमरेड अलबिया ने बताया, कि ऐसे एक दौर में आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जिस वक्त हम लोग जेएनयू में नहीं हैं, जेएनयू के बाहर हैं, और जेएनयू के बाहर के दुनिया को फेस कर रहे हैं। टीवी नहीं देखते आजकल, टीवी देखना छोड़ दिया है, लेकिन आसपास देखते हैं, संघर्ष को देखते हैं, नफरत को देखते हैं, और लड़ते लड़ते जब ये तय करते हैं कि नहीं लड़ना है, चाहे सारा सच्चाई दुनिया से गायब कर दी जाए, चाहे सारे न्यूज चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले जाए, लेकिन लड़ना है क्योंकि सच्चाई क्या है ये हमको पता है। और ऐसे एक दौर में जिन आंदोलनों को देख के, जिन जगहों के तरफ हम लोग देखते हैं अपना जिंदगी जीने के लिए, अपने संघर्ष पे भरोसा रखने के लिए, उनमें से एक हमारा यूनिवर्सिटी, मेरा भी यूनिवर्सिटी जेएनयू है। और इसके लिए आप लोगों को सलाम। आप लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग उस संभावना को बचा के रखने के लिए लड़ रहे हैं। 8000 स्टूडेंट्स जो देश के कोने कोने से आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जिनमें से बहुत सारी लड़कियां होंगी जो मेरे जैसी होंगी, और भी बाकी जो पहले भी लड़कियां यहाँ से पढ़ के निकली हैं, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ाई इस मुल्क में लड़कियों के लिए संभव है, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अगर दिल्ली जाना है पढ़ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उम्र हो गया है, शादी कर लिया जाए, और वो संभावना, पढ़ाई संभव है, एमए संभव है, एमए एमफिल पीएचडी संभव है, और पैसा बिना दिए संभव है, सम्मान के साथ संभव है। क्लासरूम के अंदर इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन प्रेजेंटेशन दिया पहली बार, बहुत डर के दिया, लेकिन दिया। आज इंग्लिश बोल सकते हैं, आज मेरे पास एक डिग्री है, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन हूं ऐसी बहुत सारी लड़कियों का सपना, ऐसे बहुत सारे दलितों का सपना, ऐसे बहुत सारे गांव से आने वाले ऐसे लोगों का सपना, जिनको इस देश में कहा जाता है कि जिस घर में पैदा हुए हो उस घर में पैदा होकर तुम्हारे लिए संभव नहीं है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, दिन दुनिया का बातें जानो, मार्क्स को जानो, मार्क्स ने क्या लिखा था जानो, लेनिन को जानो, फूको को जानो, क्रिटिकल थॉट्स जानो, दुनिया में लोगों ने कितना कुछ सोचा है, कितना कुछ संघर्ष लड़ा है, दुनिया को बनाने का कोशिश की, इसके बारे में जानो। वो संभावना आप लोग जिंदा रखे हैं, और ऐसे एक दौर में जिंदा रखे हैं जब 8000 लोगों के पीछे एक पूरा सत्ता, एक पूरा स्टेट स्ट्रक्चर, जिसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाया गया है जेएनयू के लिए, कि जेएनयू के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं। कॉमरेड ने सही बताया, आरएसएस जेएनयू के ऊपर रिसर्च करता है कि ये जो चीजें ऐसे एक समाज में संभव नहीं होनी थी, ये जो चीजें संभव नहीं होनी थी, कि ऐसे एक स्टूडेंट कम्युनिटी का ऐसे एक तबका जहां पे वंचित तबके का एक बड़ा भागीदारी हो, ये जो चीजें संभव नहीं होनी थी, जहां पे रिसर्च करने का मतलब सिर्फ एक डिग्री पाना नहीं है, जहां पे रिसर्च करने का मतलब है कि हमने जो जिंदगी जिया है, हमने अपनी जिंदगी को जी के इस देश को, इस दुनिया को जहां से देखते हैं उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में थीसिस छपवाएंगे, लाइब्रेरी में रहेगा, आने वाला जनरेशन पढ़ेगा, नॉलेज में मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा मतलब मेरा इंडिविजुअली नहीं, वो जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं, वो जो अनटोल्ड एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो चीजें जिनको बोलने से शायद, जिनको करने से शायद देश बेहतर देश बन सकता था, जिनको बोलने नहीं दिया जाता है इस देश के अदरवाइज एजुकेशन स्ट्रक्चर में, इस देश के सोशल स्ट्रक्चर में, वो चीजें जेएनयू में संभव है। और ये बहुत भयानक चीज है, चीजों को पलट के रख देना, समाज के बने बनाए नियमों को पलट के रख देना, और पलट के रखने के लिए संघर्ष लड़ना, और यहां तक संघर्ष लड़ना कि जहां पे आपको आपके घर वाले बोले कि क्या हो गए हो तुम लोग, देशद्रोही हो गए, और घर वालों को बोलना पड़े कि मुझे पता है मैं देश के लिए लड़ रही हूं, मुझे पता है मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, आप टीवी देख रहे हैं। ये साहस देना, ये साहस अगर एक देश के नौजवान पीढ़ी को आ जाए, ये सच देखने का नशा अगर आ जाए, तो वो नौजवान पीढ़ी बड़ा डेंजरस है, और 8000 जनता जेएनयू का इसलिए बड़ा डेंजरस है। एक पूरा का पूरा मिनिस्ट्री लिखा,
कि क्या क्या जेएनयू में है, क्या क्या चीजें हैं जो इस असंभव को संभव बनाती हैं। उन्होंने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऐसा एक सवाल है जो एक कैंपस को डेमोक्रेटिक बनाता है। उन्होंने रिजर्वेशन पे हमला किया, उन्होंने डिप्रीवेशन पॉइंट पे हमला किया, उन्होंने जीएस कैश को खत्म किया, वो सीट कट किए। आप पढ़ कैसे लेंगे? आरएसएस अगर सत्ता में है, आप पढ़ कैसे लेंगे? आप सच बोल कैसे लेंगे? आप सच को लेकर रिसर्च कैसे कर लेंगे? आरएसएस अगर सत्ता में है तब आपको सिर्फ और सिर्फ मानना है, वो जो कह देंगे मानना है। वो आपने अपनी जिंदगी से जो सीखा उसके साथ और सच्चाई अगर नहीं भी जाए लेकिन आपको मान लेना है। और लिस्ट करके एक एक करके ये जेएनयू को खत्म करने का पूरा तैयारी किए। इन्होंने यूनिवर्सिटी में पुलिस घुसाया, इन्होंने हमारे साथियों को, हमारे कॉमरेड्स को गिरफ्तार करवाया, इन्होंने पूरे देश में चलाया कि एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है, ये देशद्रोही है। लेकिन देखिए खूबी कि उनका डिस्कोर्स उन्हीं पे पलट के मारा जेएनयू के छात्रों ने, दिल्ली के स्टूडेंट मूवमेंट ने। हजारों की तादाद में आप लोग सड़क पे उतरे। मुझे याद है वो दिन 9 फरवरी के बाद जब बाहर जुलूस में हम लोग जाने वाले थे जेएनयू के छात्रों के साथ, और बाहर निकलने में सच में डर लग रहा था कि हर दिन बाहर यहाँ पे आरएसएस का मॉब इकट्ठा रहता था। और जेएनयू के छात्र बोले नहीं, आज बाहर निकलेंगे और हाथ में गुलाब का फूल लेके निकले। और बहुत वो दिन भी बड़ा खतरनाक था। उसके बाद इन्होंने अटेंडेंस लगाने का कोशिश किया। इन्होंने बोला कि अगर क्लासरूम में पढ़ने आओगे, हम ऐसे टीचर अपॉइंट करेंगे जिनको पढ़ाना नहीं आता, जो कितना बार गौशाला में जाते हैं उससे उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और ऐसे टीचर से पढ़ने में सच में किसी को इच्छा नहीं करेगा। तो आपको अटेंडेंस लगाना है। आप सीखने के लिए क्लासरूम में नहीं जाते हैं, आप जानने के लिए क्लासरूम में नहीं जाते हैं, आपको यस सर और यस मैडम करना है, जो जेएनयू कभी नहीं सिखाया, जो जेएनयू के शिक्षक कभी नहीं सिखाए। टीचर्स के साथ राजनीतिक डिफरेंस हमेशा रहेगा छात्रों का, लेकिन यस बॉस करना है, यस सर करना है, यस मैडम करना है, ये जेएनयू के टीचर्स ने कभी नहीं सिखाया। और उसी स्टूडेंट कम्युनिटी को कहा गया कि आपको जाके यस सर और यस मैडम करना है। आपने अटेंडेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ा। 100 मीटर का इन्होंने दायरा बांध दिया। आप हजारों की तादाद में बार बार उस 100 मीटर को आपने वायलेट किया। और उसी कड़ी में मुझे लगता है कि आज का संघर्ष भी, ये जो 11 साथी आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, इनमें से जितना मुझे पता है, जितनों को मैं जानती हूँ, एमफिल पीएचडी में है, कुछ साथी फर्स्ट ईयर के भी हैं, एमए के हैं, इनमें से कोई भी आज अपने एडमिशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने करियर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इनको डिग्री मिल जाएगा अगर चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, अगर 100 मीटर वायलेट नहीं करेंगे, यस सर यस मैडम करते रहेंगे, इनको मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। लेकिन आज अगर ये लड़ रहे हैं, आज अगर ये भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो जो चीज जेएनयू बोलता है, जेएनयू समझता है कि हम आज का लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी शिक्षा क्या होगा इसके लिए भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये एक जज्बा का जरूरत है, और ये जज्बा आप लोगों ने दिखाया, बार बार दिखाया ऐसे एक समय में, क्योंकि फांसीवाद सिर्फ एक्चुअल ऑपरेशन नहीं है। एक्चुअल ऑपरेशन तो है ही। सड़कों पे 16 साल का जुनैद मारा जाएगा ट्रेन में जाते जाते, कभी आपका कॉमरेड मारा जाएगा राजस्थान में। आप अगर ट्रेन से जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अगर आप ऐसे भीड़ के बीच में पड़ गए हैं जहां पे आपके धर्म को लेके वो शक में है कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है, तो एक बहुत हॉस्टिलिटी आप फेस करते हैं। आपको पढ़ने से बाहर निकाला जा रहा है, आपका नौकरियां छीनी जा रही है, सब एक्चुअल ऑपरेशन है। लेकिन उसी के साथ साथ फांसीवाद जो कोशिश करता है वो है साइकोलॉजिकल स्लेब पैदा करने का, कि आप सोच लें कि और कोई संभावना नहीं है। इतने दमन के सामने लड़ेंगे कैसे, ये कोशिश रहता है फांसीवाद का। इसीलिए सच्चाई बोलने का जितना मीडियम है, मास मीडिया, उसमें सच्चाई गायब हो जाता है, लोगों का बात गायब हो जाता है। लेकिन उस समय, उस मुश्किल समय, जिन्होंने ये कहा कि नहीं लड़ेंगे, जिन्होंने ये कहा कि ये सत्ता चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इनके पास चाहे जितना ही मजबूत आरएसएस क्यों ना हो, इनके पास चाहे जितना भी पूंजी क्यों ना हो, ये देश हम बनाते हैं और हम देखेंगे कि ये देश कैसे हारेगा। हम देखेंगे कि कैसे ये रिग्रेसिव आइडियोलॉजी, ये मनुवाद जीतेगा। हम देखेंगे कॉर्पोरेट पूंजी कैसे जीतेगा। और जिन्होंने कहा कि साइकोलॉजी
मंजूर नहीं। जिन्होंने कहा कि तुम मुझे डरा के रखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि परपेचुअल डिप्रेशन में एक पूरा देश चला जाए, उस समय जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया, जिन्होंने रोशनी दिखाया, मैं नहीं कह रही हूं कि सिर्फ जेएनयू, लेकिन जेएनयू भी उन नामों में से एक है। और इसीलिए comrades, friends, all of you take big salute from all of us who have been a part of this university, from all of us जिनके जिंदगी को इस यूनिवर्सिटी ने संवारा है। हम सारे लोग जो आज यूनिवर्सिटी के बाहर अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जहां भी है हमने ये तय किया है कि सच्चाई के लिए लड़ेंगे, देश के जनता के लिए लड़ेंगे, और ये जो साइकोलॉजिकली हरा देने का जो साजिश है, इसके सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। आज का जो सवाल है, ये कॉमरेड अलवीरा ने कहा कि जिस सवाल पे जेएनयू का हंगर स्ट्राइक चल रहा है, मुझे लगता है कि जो अटैक्स हम पे हुए हैं, जेएनयू पे हुए हैं एक एक करके, वो सारा चीज आज के स्ट्रगल में भी रिफ्लेक्टेड है। एमफिल के बाद आपको पीएचडी नहीं करने देंगे और प्रोस्पेक्टस में लिख देंगे कि मूव ऑन, जिंदगी में आगे बढ़ो। आगे बढ़ के कहाँ जाए, नौकरियां नहीं है। रिसर्च आपको नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि रिसर्च आप कर लेंगे तो आपके रिसर्च से ऐसा कुछ चीज निकलेगा जो पब्लिक में ये सरकार लाना नहीं चाहती है। ये नहीं चाहती है कि ग्रेजुएशन में फॉरेन लैंग्वेज में ऐसे एक स्कूल में लोग आके पढ़े, नया लैंग्वेज सीखे, जहां से वो आने वाले दिनों में सिर्फ वो लैंग्वेज सीख के किसी कंपनी के पास चीप लेबर प्रोवाइड करने ना चला जाए। उस देश के इतिहास के बारे में, उस देश के लिटरेचर के बारे में वो जाने। ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। जेएनयू में जब फी हाइक के खिलाफ लड़ाई हुआ है, तब ये प्रपोजल आया है कि जो दे सकते हैं वो दे दे, जो नहीं दे सकते उनको हम कुछ गरीबी भत्ता दे देंगे। और जेएनयू ने हमेशा ये कहा है कि डुअल स्टूडेंटशिप नहीं चलेगा। ये यूनिवर्सिटी अगर लाइट हाउस बना हुआ है, ये यूनिवर्सिटी अगर ये संभावना जिंदा रखा है कि आपके पास, परिवार के पास कितना पैसा है, ये देख के आप जेएनयू में पढ़ने नहीं आते हैं। आप मेहनत करते हैं, नाम आता है तो आप यहाँ पे आते हैं, और बहुत शान से, हॉस्टल नहीं मिलता तो सीनियर के रूम में रुक जाते हैं, टीआर बन के रहते हैं, और उसी समय हॉस्टल के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। ये जो डुअल फीस स्ट्रक्चर है, ये डुअल फीस स्ट्रक्चर में ऐसे एक तबके को अलग करने का कोशिश किया जा रहा है, जिनको जरूर कहा जा रहा होगा कि तुम तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तुम तो एमबीए पढ़ रहे हो, तुमको नौकरी मिलेगा, या आर्ट्स वालों का क्या, ये लोग तो स्लोगन देते रहते, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते। यही मकसद है। लेकिन आज की इस लड़ाई में जिस तरीके से जेएनयू छात्र संघ और जेएनयू के स्टूडेंट्स आज कह रहे, वो लोग भी कह रहे हैं जो 250 रुपए फी देते, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ज्यादा फी इस यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा। जो इस यूनिवर्सिटी में है वो जेएनयूआइट है, और जेएनयू के अंदर इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनल डिवीजन के आधार पे हम स्टूडेंटशिप मेंटेन नहीं करते हैं। और इसीलिए ये जो डुअल फीस स्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी यही कह के कि आपने जो लड़ाई शुरू किया है, हमको पता है, उम्मीद है और पता भी है कि लड़ाई में जरूर आप जीत हासिल करेंगे। चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है, मामी डाला जी उतना घबराए हुए हैं। आजकल आप लोग लड़ाई शुरू करते हैं, उनका जो है नोटिफिकेशन वापस चला जाता है। पिछले 3 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। उनको पता नहीं कि उनके पिताजी अभी प्रधानमंत्री बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुझे पता है कि 23 मई को जब देश अपने लिए नया इतिहास लिखेगा, जेएनयू के छात्र भी उस दिन एड ब्लॉक पहुंच जाएंगे। और एक दिन देश के लिए बनाया गया इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने आप लोग नहीं देंगे, और इस संघर्ष में भी आप लोग जीतेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मामी डाला के आने के बाद आपने इस यूनिवर्सिटी को बचाया, हो सकता है जीएस कैश बंद हो गया है, हो सकता है आपका ढाबा बंद हो गया है, हो सकता है ढाबे में बैठ के बात करने का स्पेस बंद हो गया है, लेकिन ये चीज जिस यूनिवर्सिटी में जिंदा रखा है कि हारेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे, उस यूनिवर्सिटी को हराना संभव नहीं है। मामी डाला जी ये जान गई, नरेंद्र मोदी जी ये जान गए, इस यूनिवर्सिटी को हराना आपके लिए संभव नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी कि इस संघर्ष में भी, आने वाले सारे संघर्ष में जेएनयू के छात्र, जेएनयू के टीचर्स कामयाब होंगे। इनकलाब जिंदाबाद।